अच्छा, आम तौर पर हम नंबर्स, रिपोर्ट्स या तहकीकी मकालों पर बात करते हैं ना, लेकिन आज के इस खास तज्जिए में हम एक ऐसी तहरीर पर रोशनी डालने वाले हैं जो बिल्कुल सीधा दिल पर दस्तक देती है। कभी कभी एक नज़म हमारे आसपास के हालात की इतनी सच्ची तस्वीर कशी करती है जो शायद किसी बड़ी से बड़ी रिपोर्ट से भी ज्यादा वाज़े होती है। आज हम कुलसूम पारस के एक इंतहाई पुरअसर नज़म जिसका उन्वान है कैसे, इसका मुताला करेंगे। ये सिर्फ चंद अल्फाज का मजमुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में बेहिस्सी से निकलकर हमदर्दी और एहसास तक के सफ़र का एक पूरा नक्शा है। तो चलिए इस शायरी के जरिए समझ के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। अब शुरुआत में ही शिद्दत का अंदाज़ा लगाइए। सजदागाह मक्तल में ढाल गई है और भूख नाच रही है आंगन में। शायरा ने इब्तदाई मिसरों में ही एक इंतहाई संजीदा बल्कि कहूँगा कि दर्दनाक मंजर कशी की है। ज़रा सोचिए, इबादत गाहें जो अमन का गहवारा होती हैं उन्हें मक्तल यानी कत्लगाह से तशबीह दी गई है। और फिर ये तसव्वुर कि भूख आंगन में नाच रही है, ये भूख को एक जिंदा और खौफनाक शक्ल दे देता है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, ये हमारी सोसाइटी के उस शदीद दुख की आवाज़ है जो बिल्कुल शुरुआत में ही पढ़ने वाले को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। इस मंजर कशी के बाद ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा सवाल उभरता है। सवाल ये कि जब हमारे इर्द गिर्द की दुनिया इस तरह टूट फूट का शिकार हो, जब बुनियादी ज़रूरियात महरूमी में बदल जाएं, तो हम क्या करते हैं? हमारा रद्द अमल आखिर क्या होता है? ये सवाल सिर्फ इस नज़म के अंदर नहीं गूंजता, बल्कि ये हमारी और आपकी मौजूदा ज़िंदगी की हकीकतों से भी गहरा ताल्लुक़ रखता है। ये वो सवाल है जो हर उस शख्स के जहन में ज़रूर आता है जो इस समाज में फैलते हुए मसाइल को खुली आंखों से देख रहा है। अच्छा, इस नज़म का जो असल सरचश्मा है ना, वो खुद में एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। ये राहरो कराची के सहमाही शुमारे की असल इशात का अक्स है, जिस पर अगस्त 2025 की तारीख दर्ज है। अब ये तवज्जो तलब बात क्यों है? क्योंकि जो गम, जो दुख और इंसानी मसाइल इस नज़म में बयान किए गए हैं वो हमें सदियों पुराने महसूस होते हैं, लेकिन उनकी पेशकश बिल्कुल जदीद और हमारे आज बल्कि आने वाले कल से मुताल्लिक है। ऐसे लगता है जैसे ये सदियों का दुख हो जिसे एक बिल्कुल जदीद वर्क पर कलम बंद किया गया हो। तो यहाँ से नज़्म के पहले अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जिसे हम आलमिया और नाचती भूख कह सकते हैं। नज़्म का इब्तदाई हिस्सा इन्हीं खौफनाक तस्वीरों से बनता है। यहाँ हकायक और जज्बात आपस में इस तरह गुथ गए हैं कि इन्हें अलग करना वाकई नामुमकिन सा महसूस होता है। पहले इबादत गाहों का मक्तल बन जाना, ये इंसानियत के ज़वाल की एक आखिरी हद को जाहिर करता है। फिर वज़ू के लिए पानी के बजाय लहू का जिक्र, ये निहायत ही संगीन इस्तिआरा है जो तशद्दुद के आम हो जाने की तरफ बराह रास्त इशारा कर रहा है। फिर वही नाचती भूख जो घरों के आंगन तक पहुंच चुकी है, और आखिर में पीने के लिए सिर्फ गम के आंसू बाकी रह जाना। ये चारों नुकात मिलकर मायूसी और बेबसी की एक ऐसी फिजा बनाते हैं जिसका इनकार करना लगभग नामुमकिन है। इन हालात के बाद हम अपने अगले हिस्से की तरफ आते हैं, इल्ज़ाम का बोझ, यानी मुआशरे का रद्द-ए-अमल क्या होता है इन सब के नतीजे में। इन तल्ख हक़ाइक़ को बयान करने के बाद नज़म एक नए रुख की तरफ मुड़ती है, और यहाँ एक बहुत ही शानदार और गहरा फ़र्क वाज़े किया गया है। एक तरफ शायरा गमज़दा होकर सवाल उठाती हैं कि दौरे हाजिर में हैं दरपेश जो मसाइल, इन सब में आखिर कसूर किसका है? ये बिल्कुल एक बेदारी की आवाज़ है। लेकिन ज़रा सोचिए, दूसरी तरफ मुआशरे का रद्द-ए-अमल क्या है? नाराज़गी, बेरुखी, बेहिस्सी और ऐसी नज़रें जो नश्तर की तरह चुभती हैं। होता यही है कि जब भी कोई सच बोलता है या जिम्मेदारी तय करने की कोशिश करता है तो सोसाइटी आम तौर पर खुद दिफाई में चली जाती है और उस सवाल उठाने वाले को ही अकेला कर दिया जाता है। अच्छा, जब सोसाइटी की तरफ से इस कदर चुभन और बेहिसी मिलती है ना, तो एक बहुत ही फितरी इंसानी रद्द-ए-अमल पैदा होता है, और वो है खामोशी इख्तियार करने की भारी आजमाइश। नज़म के अल्फाज में शायरा सोचने लगती हैं, कुछ ना कहते तो अच्छा था, गुमसुमी रहते तो अच्छा था। ये वो मुकाम है जहां हकीकत की तलखी और लोगों की बेहिसी किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। आवाज़ उठाने के बजाय बिल्कुल चुप हो जाने और थक हार कर बैठ जाने का दिल करता है। ये आइसोलेशन, ये तन्हाई का वो शदीद एहसास है जिसका सामना हर सोचने समझने वाले जहन को कभी ना कभी ज़रूर करना पड़ता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब हम आते हैं नज़्म के एक बहुत ही रोशन पहलू की तरफ, अनासिर की दानिश यानी फितरत से सबक। यहाँ ठहराव नहीं आता, इन दर्जा बदर्जा कदमों ने मायूसी को उम्मीद में तब्दील किया है। नज़म में एक लफ्ज़ आता है मगर, जो पूरी फ़िज़ा ही बदल देता है। जिस वक्त शायरा मुकम्मल खामोशी और मायूसी के गार में गिरने लगती हैं, ठीक वहीं से फितरत अपने सबक के साथ ज़ाहिर होती है। शायरा बताती हैं कि कैसे खिलती हुई कली के मुस्कुराने ने, बुलबुल के गाते हुए नगमे ने, बिखरते बादलों और मुसलसल बहते हुए पानी ने उन्हें हौसला दिया।
یہ سب فطری عناصر مسلسل آگے بڑھنے، مشکل حالات میں بھی مسکرانے اور زندہ رہنے کی بہترین مثالیں ہیں۔ فطرت ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف رونا اور رک جانا زندگی نہیں ہے۔ تو ان سب فطری باتوں کا آخر میں نچوڑ کیا نکلا؟ نچوڑ یہ ہے کہ روانی کا نام زندگانی ہے۔ زندگی مدھم ہونے یا رک جانے کا نام بالکل نہیں، بلکہ مسلسل بہنے اور آگے بڑھنے کا نام ہے۔ جیسے نظم میں کہا گیا، کھڑا ہے جو چپر ہے، چلتی کا نام گاڑی ہے۔ دیکھیں، اگر پانی ایک جگہ رک جائے تو وہ جوار یا چپر بن کر تعفن پھیلاتا ہے، اس میں بدبو آ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر سماج میں مسائل ہوں تو ان سے ہار کر خاموش بیٹھ جانا زندگی نہیں ہے۔ ان مسائل کے ساتھ آگے بڑھنا، ان کا سامنا کرنا اور انہیں حل کرنے کی کوشش کرنا، یہی تو اصل زندگانی ہے۔ اور اب ہم اس تجزیے کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف چلتے ہیں، پاکستان ایک جساد واحد کے طور پر۔ روانی اور زندگی کی اس عظیم سمجھ کے بعد اس نظم کا عروج آتا ہے۔ یہاں شاعرہ ایک بہت ہی طاقتور لٹریری ٹیکنیک استعمال کرتی ہیں۔ ذرا اس تبدیلی پر غور کیجیے گا۔ وہ اب صرف ایک فرد یا ایک غمزدہ شہری کے طور پر بات نہیں کر رہی، بلکہ وہ خود کو پورے ملک کی آواز میں ڈھال لیتی ہیں۔ الفاظ کچھ اس طرح ہیں: پاکستان بن کے کہہ رہی ہوں پارس۔ یہ تبدیلی اس نظم کو ایک عام شاعری سے نکال کر سیدھا ایک قومی پکار بنا دیتی ہے۔ آواز اب ایک شخص کی نہیں رہی، پوری دھرتی کی آواز بن چکی ہے، جو اپنے تمام واسیوں سے براہ راست مخاطب ہے۔ اور اس قومی آواز کا پیغام کیا ہے؟ پیغام ہے، تم سب تو جسد واحد کی طرح ہو۔ یہ ایک نہایت ہی اہم اور گہرا استعارہ ہے۔ جسد واحد کا مطلب ہے ایک مکمل اور واحد جسم۔ اگر کسی قوم میں دراریں آ چکی ہیں تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ یاد دلایا جائے کہ آپسی فرق ہونے کے باوجود سب کا وجود ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ جیسے ایک جسم کے مختلف اعضاء ہوتے ہیں نا، لیکن ہوتے وہ ایک ہی جسم کا حصہ ہے، بالکل اسی طرح اس معاشرے کے تمام افراد ایک ہی وجود، ایک ہی دھرتی کا حصہ ہے۔ اور اب ہم واپس اس سوال کی طرف آتے ہیں جو اس نظم کا عنوان بھی ہے۔ ایک حصہ جو کٹ رہا ہے تو پھر کیسے؟ تم سکون میں ہو؟ یہ وہ سوال ہے جو سیدھا روح میں اتر جاتا ہے۔ سوچئے، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو، ایک حصہ کٹ رہا ہو یا درد میں ہو، تو کیا باقی جسم آرام سے سو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر معاشرے کا ایک طبقہ بھوکا ننگا ہے، تکلیف میں ہے، تو باقی لوگ اپنی دنیا میں بے حسی کی چادر اوڑھ کر کیسے سکون میں رہ سکتے ہیں؟ یہ صرف ایک نظم کا اختتام نہیں ہے، بلکہ ہمارے ضمیر کے لیے ایک مسلسل جھنجھوڑنے والی صدا ہے۔ ایک ایسی بیداری کی آواز جو غم سے شروع ہو کر خاموشی کو توڑتی ہوئی ہمیں آپس میں جڑے رہنے کا احساس دلاتی ہے۔ امید ہے اس تفصیلی جائزے نے آپ کو بھی سوچنے پر مجبور کیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے اور اس سوال پر غور ضرور کیجیے گا۔